हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर एचपीएनसी हब चैनल। साथियों, आप लोगों को पता है कि हम 2019 के यूपीपीएससी के जो प्रीलिम्स के पेपर हुए थे उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम रिवीजन सीरीज चला रहे हैं। साथियों, इसके अंतर्गत हमने दो पार्ट में 1 से लेकर 100 तक के सवाल सॉल्व किए थे। आज के क्लास में हम पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम 101 से लेकर पूरे 150 सवाल तक कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, समय बिना गवाए हम स्टार्ट करते हैं। 101 नंबर जो सवाल है साथियों, उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है बिब्लियोमेट्री। बिब्लियोमेट्री इज मतलब बिब्लियोमेट्री पूछा गया कि ये क्या है। साथियों, तो जो बिब्लियोमेट्री होता है बेसिकली पुस्तकों से जुड़ी हुई जो सांख्यिकी होती है, लाइब्रेरी वगैरह में यूज होता है, वहाँ से डाटा इन्फॉर्मेशन रखने के लिए और उसका मैनेजमेंट करने के लिए एक प्रकार से टूल के रूप में प्रयोग होता है। तो इसका जो सही जवाब होता वो होता सूचना प्रबंधन के टूल के रूप में। आंसर सी, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल। नेक्स्ट सवाल जो है, विद रेफरेंस टू डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी, जो डीप कार्बन से जुड़ा हुआ ऑब्जर्वेटरी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, उसके बारे में हमें देखना है। ये कह रहा है कि ग्लोबल रिसर्च प्रोग्राम टू आउटरीच रोल ऑफ कार्बन ऑन अर्थ, जो ग्लोबल रिसर्च प्रोग्राम है इसका, वो पृथ्वी पर जो कार्बन की क्या भूमिका है, क्या पहुंच है उसकी, उसके बारे में अध्ययन करने के बारे में है। तो ये कथन सही है। इट कंडक्ट्स फील्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ डीप माइक्रोबियल इकोसिस्टम, यह जो डीप माइक्रोबियल इकोसिस्टम है जैसे मैरिन लाइफ में, तो उसके बारे में भी अध्ययन करता है। तो साथियों, ये भी बात सही है, ये माइक्रोबियल सिस्टम जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके बारे में भी ये अध्ययन करता है, जो डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी है। तो इस आधार पे जो 102 नंबर सवाल का राइट आंसर है सी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, व्हाट इज ट्रू अबाउट इकोसिस्टम, जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें उसके बारे में सही कथन कौन सा, ये पूछा गया कि प्राइमरी कंज्यूमर्स आर लीस्ट डिपेंडेंट अपॉन प्रोड्यूसर। जो आपको पता होगा फूड चेन में आप जानते होंगे, पढ़े होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये जो ट्रॉपिक लेवल होते हैं आप उसके अंदर पढ़ते हैं बाकायदा। तो ये सवाल यही इसी से रिलेटेड है। जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो पूछ रहा है कि जो उत्पादक होते हैं उसकी तुलना में कम है। प्राइमरी कंज्यूमर आर लीस्ट डिपेंडेंट अपॉन प्रोड्यूसर, मतलब वो कम डिपेंडेंट होते हैं प्रोड्यूसर पर। तो ऐसा नहीं है साथियों, आपको पता होगा जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं सबसे पहले वो ज़्यादातर पेड़ पौधे और इन्हीं सब पर डिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो कम डिपेंडेंट होता है, बल्कि वो मोस्ट ऑफ डिपेंडेंट जो होते हैं वो ग्रास, आपको पता है जैसे गाय हो गई, बकरी हो गई, ये सब प्राइमरी कंज्यूमर्स है। तो इनको सबसे पहले ये प्रोड्यूसर जो भी होते हैं घास, इनका प्राथमिक भोजन हो गया, तो इस पर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए ये गलत होता है। कम डिपेंडेंट नहीं बल्कि ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर आउट नंबर प्रोड्यूसर्स, जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो कह रहा है कि आउट नंबर प्रोड्यूसर, मतलब प्रोड्यूसर से भी ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा नहीं, ज़्यादा होंगे तो फिर असंतुलन स्थिति आ जाएगी, तो ये भी नहीं है। प्रोड्यूसर आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल। तो डी भी सही नहीं है, जो सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल नहीं है, क्योंकि इनसे ऊपर भी एक चैन होता है, जो सबसे ऊपर थर्ड होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसमें शेर इस तरीके के जीव आते हैं। तो साथ ही इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आंसर सी, प्रोड्यूसर आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं उससे ज़्यादा होते हैं प्रोड्यूसर, जो उत्पादक होते हैं, जो पेड़ पौधे और जो पहली पंक्ति में होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसलिए 103 नंबर सवाल का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट सवाल, विद रेफरेंस टू यूट्रोफिकेशन। साथियों, यूट्रोफिकेशन आपको पता होगा, जो झील, जो भी जल का स्रोत होता है उसके अंतर्गत जब न्यूट्रिएंट्स की मात्रा, जो पोषक तत्वों की मात्रा है, जब वाटर बॉडी में बढ़ जाती है और जिसके कारण वहाँ पे एल्गी ब्लूम देखा जाता है, जो शैवाल होते हैं वो तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, ग्रोथ करने लग जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं, सुपोषण कहते हैं हिंदी में इसको, लेकिन इंग्लिश का वर्ड ही आप ध्यान रखें, यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। जब किसी जल स्रोत में, वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा तेज़ी से बढ़ जाती है, तो इस प्रक्रिया को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। इसके अंदर होता यह है कि जो एल्गी होते हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाते हैं, जो शैवाल होते हैं और ऐसे पौधे जो कि ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा करने लग जाते हैं। आपने पढ़ा होगा BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में। तो BOD की मात्रा उस जल में ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, क्योंकि एल्गी उस ऑक्सीजन का प्रयोग करने लग जाते हैं, जिसके कारण जो जल में जीव होते हैं, जो बहुत सारे जीव होते हैं स्थित अंदर, उनकी डेथ होने लग जाती है यूट्रोफिकेशन के कारण। क्यों? क्योंकि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाती है, हाई हो जाती है।
इस कारण से उनकी डेथ होना है। तो यूट्रोफिकेशन एक एनवायरमेंटल फेनोमेना है। इट इज़ अ फेनोमेना ऑफ न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट पूछा गया ऑफ वाटर बॉडी। तो ये बात सही है कि वाटर बॉडी में जब न्यूट्रिएंट तेजी से बढ़ जाते हैं। इट डिप्लीट्स डिजोल्व ऑक्सीजन ऑफ द वाटर। तो ये कम करते हैं, जो पानी के अंदर जो डिजोल्व जो घुले हुए ऑक्सीजन होते हैं उनकी मात्रा को ये कम करते हैं, बिल्कुल कम करते हैं। इसी कारण तो डिमांड बढ़ रही है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उस वाटर बॉडी के। तो ये भी सही, इस आधार पर जो सही जवाब होगा 104 का वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, द एनवायरनमेंट मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉल्ड। जो पर्यावरण में अगर कुछ भी छेड़खानी मॉडिफाई होता है ह्यूमन मानव के कारण, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपको पता होगा एंथ्रोपोजेनिक, यानी कि मानव जनित कारण ही कहते हैं। तो इसका तो सिंपल जवाब हो गया एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट, आंसर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा सही नहीं है? स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। कह रहा है कि जो जैव विविधता होती है प्रजातियों की वो इक्वेटर से, मतलब जो है हम कह सकते हैं विषुवत रेखा जो है उससे अगर ऊपर जाते हैं हम पोल्स की तरफ, ध्रुवों की साइड, तो बढ़ती जाती है। तो ये सही जवाब नहीं है। पोल्स तो वैसे ही फ्रीज है, पूरा ठंडा है, तो वहाँ पर डाइवर्सिटी नहीं है। ट्रॉपिकल हार्बर्स, जो उसमें कटिबंधीय जो वहाँ के पेड़ पौधे हैं, मोर स्पीसीज देन टेम्परेट एरिया, जो समशीतोष्ण क्षेत्र के एरिया से ज़्यादा पाया जाता है, ये पूछ रहा है। तो आपने तो सबसे पहले ही देख लिया कि जो गलत पूछा गया था तो वो हमें सबसे पहले ही मिल गया कि आंसर ए। बाकी भी देख लेते हैं कि ये बात सही है। ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी अकर्स इन अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। तो ये भी बात सही है कि अमेजन के जो जंगल है, आपको पता है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिक जैव विविधता है। स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज फ्रॉम टेम्परेट एरियाज टुवर्ड पोल्स। ये बात सही की गई है कि जो समशीतोष्ण क्षेत्र होते हैं वहाँ से अगर हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो जैव विविधता जो है प्रजातियों की वो घटती जाती है। तो ये बात सही है, इस आधार पर आंसर ए है। नेक्स्ट सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। साथियों, जो वायु प्रदूषण होता है उसका एक जैव संकेतक पूछा गया है कि वो जैव संकेतक किसको हम मान सकते हैं एयर पोल्यूशन का। तो वायु प्रदूषण के लिए इसमें जो सबसे स्टैटिक जवाब है वो है लाइकेन। आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये सवाल कई बार अलग अलग पीसीस में पूछे गए हैं। तो जो लाइकेन होते हैं, जो काई कहते हैं, जिसको हम जल स्रोत के नीचे जमी हुई रहती है, उसी को लाइकेन कहते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा लाइकेंस। ये हमें बताता है कि इस जगह पे वायु प्रदूषण है, संकेत करता है। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब कि कालक्रम में लगाना है इनके ऑर्डर को। ये सभी एक्ट है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, आपको पता होगा कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1972 का है। फिर पूछा गया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ये 2002 का है। जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो 1973 में आया था। जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो 1992 में आया था। तो इस आधार पे हम इसका सही क्रम लगाएंगे तो आंसर बन जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल, असर्शन वाला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन। मतलब मानव के कल्याण और उसके स्वास्थ्य के लिए जो हमारा सतत विकास है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट is a kind of development that meets the need of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs। मतलब हम आज की ज़रूरत को भविष्य की पीढ़ियों के संसाधन जो है उसके साथ बिना समझौता किए हुए अगर विकास करते हैं तो एक प्रकार का सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक टाइप है। तो साथियों, ये भी बात सही है और ये ऊपर वाले से रिलेट भी कर रहा है, इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो एक्शन का ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो 100% ऑर्गेनिक हो गया है, ऑर्गेनिक खेती करता है, एक प्रकार से कह सकते हो, ये वर्ल्ड का है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए, उस समय न्यूज में भी रहा था ये 2019 के दौरान। तो ये सिक्किम था भारत का, जो कि पहला ऑर्गेनिक खेती करने वाला ऑर्गेनिक स्टेट के तौर पर जाना गया, जो कि जैविक खेती में संलग्न था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा इसमें से सही नहीं है पूछा गया है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल, बायोसेफ्टी से दिखा रखा है। स्टॉकहोम कन्वेंशन, पीओपी यानी कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछा गया कि ओजोन लेयर से है। क्योटो प्रोटोकॉल पूछा गया कि सेव वाटर से है। तो साथियों, ये तीनों ऊपर के सही हैं। कार्टाजेना जो प्रोटोकॉल है वो बायोसेफ्टी से ही है, जैव सुरक्षा और जैव विविधता से रिलेटेड चीज़ों में आता है ये कार्टाजेना प्रोटोकॉल। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है वो पीओपी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है। साथियों, स्टॉकहोम आपको बताना है कमेंट में कि स्टॉकहोम किस देश की कैपिटल है।
और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर से है, ये आप सभी को पता है। लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल सेव वाटर से नहीं है, ये क्योटो प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड है, ओजोन और इसमें जो ग्रीन हाउस गैस वगैरह है, तो ग्रीन हाउस जो उत्सर्जन होता है उसके कारण क्योटो प्रोटोकॉल न्यूज में रहता है, तो हम ध्यान रखेंगे ये सेव वाटर से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई इज फाउंड इन ट्रॉपिकल कंट्री। पूछा गया कि जो सबसे ज़्यादा प्रजातियां होती है तितलियों की, बटरफ्लाइज की, वो उष्णकटिबंधीय देशों में पाई जाती है। तो ये कथन तो सही है। बटरफ्लाइज कैन नॉट टॉलरेट लो टेम्परेचर, मतलब कि ये कम तापमान को सहन नहीं कर पाते हैं। इसी कारण तो उष्णकटिबंधीय देशों पर, उष्णकटिबंधीय आपको पता है गर्म तापमान के क्षेत्र है, तो वहाँ पे अधिकता पाई जाएगी, तो ये कारण सही है कथन का। तो इस आधार पर जो 112 नंबर सवाल है उसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इन इकोसिस्टम में क्या होता है फिर। तो पूछा गया, जैसे आप फूड चेन में पढ़ते हैं तो उसी के अंतर्गत आता है ट्रॉपिक लेवल होते हैं, जो कि ये मान लीजिए यहाँ पे कोई स्पीसीज है, वो किसी स्पीसीज को खा जाता है, वो उसका फूड बन जाता है, फिर ये इसी स्पीसीज इसके अंदर चला जाता है, तो ये एनर्जी जो ट्रांसफ़र होता है तो ये क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे में जाता है तो 90% जो एनर्जी है वो लॉस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये स्टैटिक आप ध्यान रखेंगे, लॉस हो जाता है। लॉस का मतलब ये कि डिक्रीज हो जाता है जब वन ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक में जाता है पारिस्थितिक तंत्र में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डिक्रीज, ये घट जाता है एनर्जी। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो जैविकीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है वह पूछा गया कि किससे संबंधित है। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे एल्गी के नाम दिए गए सवाल के, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो सबसे फेमस और बार बार न्यूज में आता है वो है ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसी से संबंधित ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। 114 नंबर सवाल का आंसर डी। स्मॉग पूछा गया, स्मॉग इज इसेंशियली कॉज्ड बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेजेंस ऑफ, मतलब वायुमंडल में किसके प्रेजेंट के कारण स्मॉग देखा जाता है, एक पोल्यूटेंट है, आपको पता होगा। तो जो 115 नंबर सवाल है उसका सही जवाब हो गया डी, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है और सल्फर, इसकी उपस्थिति के कारण स्मॉग पाया जाता है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फर की मौजूदगी के कारण स्मॉग देखा जाता है। साथियों नेक्स्ट सवाल, ग्लोबल 500 अवार्ड पूछा गया है कि ये रेयर अचीवमेंट किस क्षेत्र में दिया जाता है। साथियों ये एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ सवाल है। ग्लोबल 500 1987 के आसपास शायद ये शुरू हुआ था। तो ये एनवायरनमेंट कंजर्वेशन प्रोटेक्शन से रिलेटेड चीज़ों में दिया जाता है। विश्व के कुछ खास जो एनवायरमेंटल लिस्ट होते हैं उनको, या फिर फाउंडेशन एनजीओ, उनको भी दिया जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब है वो 116 का बी है। नेक्स्ट सवाल 117 नंबर, द मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया इन इंडिया इज, मतलब 117 नंबर सवाल पूछ रहा है कि कौन सा एरिया भारत का सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र है, समृद्ध है। तो आपको पता होगा कि जो हमारा वेस्टर्न घाट है वो एरिया बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी से रिच है, इसीलिए उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे भारत में कई हॉटस्पॉट है, आपको बताना है कमेंट में कि भारत में कितने हॉटस्पॉट है और कौन कौन से क्षेत्र में है। नेक्स्ट सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड पूछा गया है कि ये वाटर से रिलेटेड जो है वो किस एसडीजी गोल में शामिल है जिसको 2030 तक हमें परमानेंट प्रबंधन करने की जरूरत है। तो साथियों आपने एसडीजी गोल में याद किया होगा कि जो एसडीजी 6 है वो वाटर की अवेलेबिलिटी पर फोकस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट टू ग्रोथ, मतलब किसने इसका प्रतिपादन किया था इस कॉन्सेप्ट का, लिमिट टू ग्रोथ। तो साथियों ये एनसीईआरटी में भी आप पढ़ते होंगे कि इसका जो सही जवाब है वो है क्लब ऑफ रोम। आप 11-12 की एनसीईआरटी जब उठाकर देखेंगे ज्योग्राफी की, उसमें उसके अंतर्गत भी इसके बारे में बताया गया, लिमिट टू ग्रोथ। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रीजन इज नोन एज लैंड ऑफ बिग गेम्स, मतलब ऐसी किस रीजन को कहा जाता है लैंड ऑफ बिग गेम्स, बिग गेम्स की भूमि किसे कहा जाता है। तो साथियों इसका जो सही जवाब है 120 नंबर सवाल का वो है ट्रॉपिकल सवाना रीजन, मतलब उष्णकटिबंधीय सवाना का जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है लैंड ऑफ बिग गेम्स। ये स्टैटिक है, फैक्चुअल है, आपको ध्यान रखना होगा। ये मुख्य तौर पर अफ्रीका रीजन में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सुगर केन एंड सुगर प्रोडक्शन इन यूपी इज मोर देन महाराष्ट्र बट प्रोडक्टिविटी इज लेस, मोस्ट ऑफ द सुगर फैक्ट्री इन महाराष्ट्र इन कोऑपरेटिव सेक्टर। दोनों कथन सही है साथियों। सुगर कैन जो है एंड सुगर प्रोडक्शन यूपी
इन यूपी इज मोर देन महाराष्ट्र। ये बात सही है कि यूपी जो है वो महाराष्ट्र से अधिक गन्ना उत्पादन और शुगर की प्रोडक्शन करता है, लेकिन एक चीज़ और जुड़ा है कि प्रोडक्टिविटी इसकी लेस है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है उत्पादकता कम है। मतलब कि मान लीजिए 1 हेक्टेयर में अगर जो यूपी है वो 55 कह सकते हैं कि जो वहाँ का गन्ना उत्पादन है वो 55 टन कह सकते हैं, 55 टन हो रहा है। और दूसरी तरफ अगर महाराष्ट्र का हम कहें कि 70 टन हो रहा है 1 हेक्टेयर के अंतर्गत ही, तो उत्पादकता महाराष्ट्र की ज़्यादा है। इस संदर्भ में आपको समझना है कि प्रोडक्टिविटी इज लेस, मतलब यूपी की जो प्रोडक्टिविटी है वो महाराष्ट्र से कम है। लेकिन अगर इसकी कुल क्षेत्र के उत्पादन कहें तो मान लीजिए ये 1000 टन उत्पादन कर रहा है और ये 500 टन कर रहा है, तो इस संदर्भ में आपको समझना है कि यहाँ पर प्रोडक्शन कम है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम था, प्रोडक्शन ऑल ओवर ज़्यादा था, ये कहना चाह रहा है, तो ये बात सही है। दूसरा कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द शुगर फैक्ट्री इन महाराष्ट्र इन कोऑपरेटिव सेक्टर। ये बात सही है कि जो सहकारी क्षेत्र के वहाँ पर फैक्ट्री है वो अधिक है। लेकिन इसका कारण फर्स्ट से जोड़ना होगा हमें कि ये क्या फर्स्ट को जस्टिफाई करता है, तो साथियों नहीं करता है। इस वजह से यूपी का प्रोडक्शन ज़्यादा है या उसका प्रोडक्टिविटी लेस नहीं है कि महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव सेक्टर है। असल में जो महाराष्ट्र की प्रोडक्टिविटी का रीजन है उत्पादकता ज़्यादा अच्छा इसलिए है क्योंकि वहाँ पे मैरी टाइम क्लाइमेट है, मतलब जो समुद्री जलवायु होती है वो फेवर करती है शुगर केन के उत्पादन के लिए। इस वजह से महाराष्ट्र आगे है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी। मतलब दोनों कथन सही है पर रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द 2019 नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स। ये साथियों उस समय के करंट अफेयर से रिलेटेड है कि पूछा गया कि जो वुमेन है उनको सेकेंड टाइम मिला इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। तो पूछा गया कि पहली वुमेन कौन थी जिनको पहले मिला था। साथियों उस साल एस्थर डुफ्लो जो है उनको ये प्राइज़ मिला था 2019 में, लेकिन इसका सही जवाब ये ना होकर इसका सही जवाब होगा एलिनोर ओस्ट्रोम, क्योंकि 2009 के आसपास इनको पहले ही मिल चुका था। और पूछा गया कि कौन था इसमें अर्लियर जिसको पहले मिला था। तो ये काफ़ी मॉडरेट टू टफ साइड में जाए क्योंकि बच्चे करंट पढ़ने के दौरान एस्थर डुफ्लो ही याद रखे होंगे, लेकिन शायद इस तरफ ध्यान ना गया हो कि पहली वुमेन कौन हो। लेकिन न्यूज़ में ये करंटली बना हुआ था, तो आप उस चारों तरफ दिमाग लगाकर देख सकते हैं। और आगे से भी आपको ध्यान रखना होगा कि जो नोबेल पुरस्कार मिलते हैं उसमें कोई अगर पहला दूसरा तीसरा है तो उस पर भी नज़र रखिएगा। द न्यूली अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर और IMF, ये देखिए इस तरीके के न्यूज़ अक्सर पूछे जाते हैं। बड़े बड़े जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो हेड है मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कौन है इस समय। तो इस समय क्रिस्टैलिना जॉर्जिवा थी 2019 में, शायद ये अभी भी है IMF की। तो ऐसे संस्थाओं की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, हेड है, CEO है, आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। द नेशनल प्रोग्राम लॉन्च ऑन October 10, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल है उस समय का, कि जो भारत सरकार था जिसमें टैलेंटेड चिल्ड्रन टू एनरिच देयर स्किल, मतलब जो छात्र थे उनके कौशल विकास के लिए इसमें कौन सा ऐसा किया गया था। और ये लॉन्च हुआ है 10 अक्टूबर 2019 को। ऐसे बात पूछेगी तो इसका जो सही जवाब था उस समय ध्रुव था। आप ध्यान रखेंगे। अब तो इससे रिलेटेड सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इस टाइप के सवाल आपको ध्यान में रखना है कि जरूर आते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये भी करंट से रिलेटेड ही न्यूज़ थे जिसमें हमें मैचिंग करनी है कि जो थॉमस कुक है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, जिसमें रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न भारती अवार्ड ये नहीं है सही। ग्रेटा थनबर्ग, यानी हमें मिलान करना है। तो ग्रेटा थनबर्ग जो है अभी भी पता है आपको, ध्यान रखना है कि वो एनवायरमेंटलिस्ट है, वो एनवायरनमेंट से जुड़े हुए मुद्दे विश्व भर में उठाती रहती हैं। डॉक्टर उषा किरण जो है वो भारत रत्न से संबंधित थी। जो कैरी लैम है वो आपके हांगकांग के लीडर थे। और जो थॉमस कुक है साथियों वो है ब्रिटिश टूर एंड ट्रेवल कंपनी से। तो इस आधार पे हम 125 नंबर का जो आंसर मिलान करेंगे वो हो जाएगा A का 4, तो ये D 125 नंबर सवाल का जो आंसर होगा वो हो जाएगा D। नेक्स्ट सवाल है रूरल सैनिटेशन स्ट्रेटजी, ग्रामीण स्वच्छता जो रणनीति है लॉन्च हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। ये भी करंट से न्यूज है सितंबर 2019 में। तो पूछा गया इसका टाइम पीरियड क्या था। साथियों इसका टाइम पीरियड 10 सालों का था, 2019 से 2029 यही पूछा गया है। इस तरीके के आप टाइम पीरियड भी ध्यान रखेंगे अगर कोई नई स्ट्रेटजी या कोई नई स्कीम लॉन्च हुआ है तो। इंडिया एम्स टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, ये काफ़ी समय से न्यूज में बना हुआ है, अभी भी है कि भारत जो है भूमि क्षरण तटस्थता कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है। जो भूमि डिग्रेडेशन मतलब कि क्षरण होना उसका, और उसमें तटस्थता मतलब कम करना, बराबर करना, कि जितनी भूमि क्षरण हो रही है उतना ही हम उस नई भूमि तैयार कर ले रहे हैं। तो इस प्रकार से तटस्थता कब तक हमें प्राप्त करनी है। तो साथियों इसका जो फैक्चुअल डाटा ही है
2030 मतलब 2030 तक हमें ये लक्ष्य रखा है हमने भारत ने। विथ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बाई इसरो। पूछा गया कि जो चंद्रयान 2 का जो स्पेस क्राफ्ट था वो किस सैटेलाइट के द्वारा भेजा गया था। तो ये भी 2019 का ही न्यूज़ था, इस वजह से पूछा गया। साथ ही इसमें उस समय GSLV मार्क 3 M1 ये था, तो ध्यान रख सकते हैं। पर अब के हिसाब से जो लेटेस्ट लॉन्च हुए हैं उनके पूछने की संभावना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं साथियों। जो ये करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज़ था इंडिया लार्जेस्ट चरखा, इट वॉज इनाग्रेटेड इन नोएडा। ये बात बिल्कुल सही है। इट इज़ मेड ऑफ यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट, ये भी बात सही है। तो जो 129 नंबर सवाल का जो आंसर हो गया वो हो गया सी। करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होता है, आप हमेशा ध्यान रखेंगे। द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया टू रन 100% ऑन सोलर एनर्जी, मतलब कौन सा ऐसा भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, जो कि 100% सोलर एनर्जी को प्राप्त कर रहा है। तो उसका जो सही जवाब होगा ये होगा दीव। दीव एंड दमन आपको पता है ये राजधानी थे, तो ऐसा ही दीव जो है वो 100% सोलर एनर्जी होता है। साथियों ये हमेशा अक्सर पूछा जाता रहा है, जो भी नए नए टाइफून, हरिकेन, साइक्लोन आते हैं उसका मिलान करने को अक्सर पूछा जाता रहा है। इसीलिए आप लोग हमेशा न्यूज़ को ध्यान में रखें। अभी भी जैसे टाइफून यागी चल रहा है, इस तरीके की चीज़ों को आप रिलेट करें कंट्री के साथ। जैसे इस समय पूछा गया था कि डोरियान कहाँ पर आया, हैगिबिस कहाँ पर आया, लेकिमा कहाँ पर आया और मिटाक कहाँ पर आया। तो साथियों ये आपको ध्यान में रखना है कि जो ए है डोरियान वो आया था बहामास में ही, ये करेक्ट है। जो हैगिबिस आया था वो चाइना में ना आकर, ये गलत है। हैगिबिस जो आया था वो जापान में आया था। लेकिमा जो आया था वो आया था चाइना में, और जो मिटाग था वो साउथ कोरिया में आया था। इस आधार पर जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 132 का इन अक्टूबर 2019 इंडिया अनाउंस टू एस्टेब्लिश हाई कमीशन इन विच अफ्रीकन कंट्री। इस तरीके की न्यूज़ पूछी जाती रही है कि भारत जो है जिसने अभी में हाल ही में उच्चायुक्त की नियुक्ति करी है किस अफ्रीकन देश में, तो आपको ध्यान रखना कि उसका सही जवाब होगा सिएरा लियोन। तो ये साथियों 2019 का पेपर है, इसलिए उस समय के करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें इसमें देखने को मिल रही है। तो आप इसके आधार पर बस डायरेक्शन ले सकते हैं कि आगे कैसे अपने करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना है। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द टॉप, ये भी करंट से जुड़ा हुआ था जब उस समय ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिलीज हुआ था। साथ ही उस समय के अनुसार कर्नाटका फर्स्ट टॉप पे था। द ऑथर ऑफ बुकर प्राइज विनर 2019 का पूछा गया है कि जो बुकर प्राइज जिन्होंने जीता था उनकी किताब थी गर्ल वुमेन अदर एज, तो किसकी है ये साथियों? ये बर्नार्डाइन एवरिस्टो की किताब थी। 134 नंबर सवाल जो है उसका सही जवाब हो गया डी। तो बुकर प्राइज इस तरीके के जो विनर होते हैं उनके नाम और उनकी किताबें किस वजह से मिला उन्हें, ये सब हमें ध्यान में रखना है। पीवी सिंधु के बारे में पूछा जा रहा है कि उस समय कोई जो गेम हुआ था उसमें उन्होंने किसको बैडमिंटन चैंपियनशिप में फाइनल में हराया था। तो साथियों नोजोमी ओकुहारा जो कि जापान की खिलाड़ी थी उनको हराया था इन्होंने। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विच हाइड्रो पावर प्लांट इन भूटान वाज इनॉग्रेटेड रिसेंटली बाय इंडिया। ये भी करंट से रिलेटेड था। उस समय प्रधानमंत्री जो कि भूटान में मंगदेछू पावर प्लांट था उसका इन्होंने उद्घाटन किया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पैरा एथलीट दीपा मलिक, आपको ध्यान रखना है ये पैरा एथलीट है जिनको कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था। तो ये पूछा गया कि किस खेल से रिलेटेड, तो खिलाड़ी और खेल से संबंधित सवाल अक्सर पूछे जाते रहे। ये शॉर्ट पुट से रिलेटेड थी। तो आपको इस समय भी पैरालंपिक हुए हैं, इसमें से भी काफ़ी सारे खिलाड़ियों के नाम हैं, आप उनके थोड़ा बहुत याद करके जरूर रखिएगा। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 वॉज हेल्ड एट द विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। पूछा गया कि जो यूनाइटेड नेशन का जो क्लाइमेट एक्शन सम्मेलन था वो किस जगह पे हुआ था 2019 का। ये भी करंट से रिलेटेड न्यूज़ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सम्मेलन पे सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर कोई करंट अफेयर की मैगजीन या न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर से इंपॉर्टेंट समिट आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसका जो सही जवाब है वो है 138 का डी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। व्हाट इज द इंडिया रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। साथियों इंडेक्स से रिलेटेड सवाल अक्सर पूछे जाते रहे, तो इस क्षेत्र को भी आप नज़रअंदाज नहीं करिएगा, क्योंकि ये 2017 से पूछा गया है, लेकिन इस बार हो सकता है कि 2023 से पूछा जाए, क्योंकि अभी 24 का शायद अभी रिलीज नहीं हुआ है, क्योंकि अक्टूबर 2023 में रिलीज हुआ था, तो अभी अक्टूबर में हो सकता है न्यू रिलीज हो। तो आपको 2 साल का तो कम से कम याद रखना ही है, 23 का भी और 22 का भी। अगर 24 का आता है तो उसको भी ध्यान रखिएगा। उस समय जो रैंकिंग थी भारत की 2017 की वो 100 थी, मतलब कि कम से कम 110-111 देशों में जो रैंकिंग थी भारत की वो 100वें नंबर पर थी। वैश्विक भूख
इंडेक्स कह सकते हैं हम इसको, हंगर इंडेक्स। ये इसको रिलीज कौन करता है साथियों? इसको यूरोप की 2 एनजीओ है, उनका जो नाम है आप चाहे तो लिख सकते हैं कंसर्न वर्ल्ड वाइड, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, कंसर्न वर्ल्ड वाइड। एक तो ये हो गया, और दूसरा जो है वो संस्था का नाम है, उस एनजीओ का नाम है वर्ल्ड हंगर हिल्फे। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड हंगर हिल्फे। साथियों यहाँ पर पेन मोटा है इस वजह से सही से लेखन चली नहीं, लेकिन मैं उच्चारण कर रहा हूँ वर्ल्ड हंगर हेल्थ। आप ध्यान रखेंगे इस तरीके का नाम अगर आता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन रिलीज करता है, तो यूरोप की एनजीओ है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, जरूर उसमें लिखा होगा, इसके माध्यम से भी आप सही पकड़ सकते हैं। साथियों जो 2023 के आंकड़े उसके अनुसार अभी भारत का जो रैंक है वो है 111वां 125 देशों में। ठीक है, तो आप 2023 वाला तो जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन जो है, मतलब कि अंतर सीमा परिवहन के माध्यम से जो ऑयल होता है, उस पर पूछा गया कि पीएम मोदी ने उस समय 2019 में उद्घाटन किया था, तो वो हाल ही में किसका है? तो साथियों उस समय मोतिहारी और अमलेखगंज के बीच में ये ऑयल पाइपलाइन बनाने का उद्घाटन हुआ था। मोतिहारी जो बिहार में है, अमलेखगंज जो कि नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर वाज लिस्टेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इस पे भी जरूर ध्यान रखेंगे, जो लेटेस्ट मीटिंग हुई है उसमें किस सिटी को क्या दिया गया। जैसे असम का मोइदाम है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में गया है, अभी हाल फिलहाल जून जुलाई की न्यूज़ है, तो आप जरूर ध्यान रखेंगे कि उससे रिलेटेड सवाल भी पूछा जा सकता है कि मोइदाम जो है वो किस राज्य में है, पूछा जा सकता है, या लेटेस्ट में किसको यूनेस्को ने दिया है। तो ये उस समय का न्यूज़ था, इस समय जयपुर न्यूज़ में था, इसलिए पूछा गया कि इसकी जो 43rd सेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। तो साथियों ये बाकू अजरबैजान में हुआ था, इसलिए इसका आंसर ए है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, जो मतलब भारतीय भाषाओं की जो केंद्रीय संस्था है, वो कहाँ पर स्थित है, वो उसका प्लेस का नाम पूछा गया। साथियों ये स्टैटिक न्यूज़ है, आपको लूसेंट से लेकर हर जगह मिल जाता है। ये मैसूरू में है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द सेक्रेटेरिएट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। उस समय ये न्यूज़ बहुत था, अंतर्राष्ट्रीय जो सौर गठबंधन था उसका पूछा गया कि हेडक्वार्टर हमारे भारत के गुरुग्राम में स्थित है, आपको पता है। तो ये स्टैटिक न्यूज़ है। देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रैंकिंग ऑफ इंडियन स्टेट। तरह की एक सकारात्मक संबंध होता है HDI और SDG के बीच में, तो ये बात सही है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा होगा तो SDG गोल भी प्राप्त होगा। रीजन पूछा बताया गया कि द अंडरलाइंग डायमेंशन ऑफ SDG टारगेट आर क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन एंड हेल्थ एस्पेक्ट। तो ये भी बात सही है, जो SDG के टारगेट है उसमें एजुकेशन, शिक्षा और स्वास्थ्य के पहलुओं को ही देखा जाता है, तो इसके कारण ही तो ये रिलेट भी होता है। तो इसीलिए जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बोथ A एंड R ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 145, अंडर द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ध्यान रखना आपको, इट इज लीगली मैंडेटरी टू रजिस्टर बर्थ एंड डेथ इवेंट्स विद इन हाउ मैनी डेज इन इंडिया। मतलब पूछा गया है कि ये एक CRS के अंतर्गत एक रजिस्टर करना मैंडेटरी है, जन्म और मृत्यु पंजीकरण करवाना कितने दिनों के भीतर। तो साथियों ये आपको स्टैटिक में याद रखना है कि 21 डेज फिक्स है, इसके अंतर्गत ही जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करवाया जाता है CRS सिस्टम के अंतर्गत। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इंडिया पुस्तक का नाम पूछा गया है, हिस्टोरियन है वो बिपिन चंद्रा, उनकी किताब का नाम दिया गया है, वो पूछा गया। तो आपसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिस्टोरियन से रिलेटेड बुक भी पूछे जाते रहे हैं। मजदूर किसान शक्ति संगठन जो कि एक सोशल मूवमेंट था, ये किस, साथियों ये राजस्थान में से जुड़ा हुआ था, और ये जो आया था ये RTI एक्ट के अंतर्गत ही इससे संबंधित है, एसोसिएटेड विद, किससे संबंधित है, RTI एक्ट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। द बुक वेणुशिल्पा, ये भी स्टैटिक न्यूज़ से है, और शायद उस समय ये न्यूज़ में रहे होंगे ये जो व्यक्ति हैं चित्राचार्य उपेंद्र महारथी। ये इनसे पूछा गया है कि ये जो वेणुशिल्प इन्होंने लिखा है, इनकी पुस्तक है, वो किससे रिलेटेड है। तो साथियों ये बैम्बू आर्ट, जो बांस की कलाएं होती हैं उससे रिलेटेड इन्होंने ये किताब लिखा था, वेणुशिल्प। इस तरीके की क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं जो कि मैचिंग का है। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, मतलब इनका तिथि मिलाना है। तो साथियों जो ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन से रिलेटेड जो बीमारी के रोकथाम के लिए जो प्रोग्राम लाया था, राष्ट्रीय प्रोग्राम, वो उसकी जो तिथि है वो है 1976। ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो एकीकृत बाल विकास
योजना थी उसकी तिथि थी 1975। आप ध्यान रखेंगे, ये कई बार पूछा जा चुका है पहले भी और आगे भी शायद पूछा जाता रहेगा। नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम मतलब जो कुष्ठ रोग से संबंधित जो राष्ट्रीय प्रोग्राम था, जिसमें एरेडिकेशन मतलब उन्मूलन करना था, उसका हटाना था कुष्ठ रोग को, तो इससे जुड़ा हुआ जो कार्यक्रम आया था वो आया था 1983 में। और लास्ट में आया है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में। तो इस आधार पर जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट और लास्ट सवाल देखते हैं। विद रेफरेंस टू द नेशनल कैलेंडर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब जो राष्ट्रीय कैलेंडर है भारत का वो क्या विक्रम संवत से जुड़ता है, उस पर आधारित है। दूसरा है कि द नेशनल कैलेंडर इज एडोप्टेड फ्रॉम जनवरी 26 से 1950, मतलब पूछा गया कि इसको जो स्वीकार किया अडॉप्ट किया था हमने वो 26 जनवरी 1950 को किया था। साथियों ये भी गलत है और साथियों ये भी गलत है, क्योंकि विक्रम एरा ना होकर शक संवत, आपने पढ़ा होगा शक संवत, जो 78 एडी में जो कुषाण वंश से संबंधित थे उस समय ये शक संवत चला था, तो उस पर आधारित है भारतीय जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो। और दूसरी बात है कि इसकी जो तिथि है एडॉप्शन की वो सही नहीं है, इसकी जो तिथि है सही वो है 22 मार्च। आप ध्यान रखेंगे हर चीज़ों की तिथि जो है अलग अलग हुआ है एडॉप्शन का, तो 22 मार्च 1957 को हमने ये राष्ट्रीय कैलेंडर को स्वीकृति दी थी। इस आधार पर ये दोनों कथन गलत था, तो यहाँ पे पूछा गया है करेक्ट, तो करेक्ट कोई नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। तो साथियों आज हमने 2019 का जो पूरे 150 सवाल थे हमने उसको एक एक करके अच्छे से रिवाइज किया है। साथ में उसके साथ जो और भी न्यूज हो सकते थे और तैयारी के जो रास्ते हो सकते थे उस सब पर हमने बात की। आपको इस आधार पे पता चल गया होगा कि किस टाइप के सवाल पूछे जाते रहे हैं और आगे आपको तैयारी इन दिनों में जो भी आपके पास 40-50 दिन बचे हैं इनके बीच में आप कैसे तैयारी करेंगे इतना भी आपको आइडिया हो गया होगा। साथियों आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े और इसको अपने सभी दोस्तों तक शेयर भी करें। साथियों जल्दी ही हम 2020 का जो PYQ है UPPSC का उस पर भी आपको अपडेट और क्लासेस प्रोवाइड करा देंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, कीप लविंग अस, हैव अ नाइस डे।